उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन में रेड अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी में भी तेज बारिश होने के आसार। सागर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, बैतूल, मंडला में भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी है, जहां मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का अलर्ट। एमपी के 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन में भी जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि जोरदार बारिश होने की संभावना है। 9 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथ धार से नवीन मेहर, अजय पटवा उज्जैन से, आशुतोष पुरोहित खरगोन से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो नवीन के पास चलते हैं। नवीन, अभी 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई इलाकों में और भी बारिश के आसार बने हुए हैं। धार में कैसी स्थिति इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अभी जो है इन दिनों बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। कई जिलों में जो है प्रदेश के लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। अभी हाल ही में जो है 9 जिलों में जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसमें धार भी एक है। और धार में भी जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, और जिसको लेकर यहाँ पर जो है प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। और जो है हर प्रकार की तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि कहीं बारिश से कोई बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि धार जिले में नर्मदा भी आती हो। नर्मदा के कई हिस्से जो है, धार जिले के कई हिस्से जो है इसमें आते हैं, और इस कारण से जो है अभी जो है बहुत तेज बारिश हो रही है प्रदेश के कई हिस्सों में, जिस कारण से जो नर्मदा का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। इसी कारण जो है नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में इन गांवों में जो है प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और प्रशासन द्वारा यह सभी को सूचित किया जा रहा है कि आसपास के किनारे के लोग जो है सतर्क रहे और पानी के किनारों में न जाए। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी नर्मदा के किनारों में जो है सतर्क है और जो है उन्हें तैनात किया गया है। तो कुल मिला के जो है बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट जो है जारी हुआ है, उसको लेकर जो है जिला प्रशासन जो है काफी सतर्क बना हुआ है। और बारिश से अप्रिय स्थिति होने वाली है, जो जिसके कारण से जो है निपटने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, और उज्जैन का रुख करते हैं। अजय, अभी भी हम देख पा रहे थे कि सारा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है, सारे घाट भर चुके हैं, नदियां उफान पर हैं, और अभी और बारिश का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। जी देखिए, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में उज्जैन जिले में जो है औसत 14.1 मिमी जो है वर्षा दर्ज की गई है। इसी के साथ अभी भी बारिश का दौर जारी है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त अभी बारिश जारी है। और ऐसे में बारिश का दौर जारी रहा तो जो है जल की जो समस्या जो लोगों को जूझना पड़ रहा था, उससे जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जल पूर्ति भी हो सकती है। ऐसे में जो माना जा रहा है कि क्षिप्रा नदी का जल स्तर जो बढ़ा था, क्योंकि इंदौर में जसवंत सागर के जो गेट खोले गए थे, इसके बाद क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ गया था। लेकिन अब क्षिप्रा का जल स्तर जो है धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। और इसी के साथ गंभीर का भी जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो है जो उज्जैन शहर की जो पूर्ति करता था पानी की, गंभीर डैम, उसकी भी जो है पूर्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि यदि गंभीर डैम खाली रहता है तो उज्जैन की शहर की जनता को जल संकट के सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में अभी तक जो है 700 से अधिक जो है एफसीएफ से पानी गंभीर डैम में आया है, क्योंकि 2250 एफसीएफ से पानी उज्जैन शहर को लगता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि यदि ऐसी ही बारिश का दौर जारी रहा तो उज्जैन शहर की जो समस्या है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन अभी मौसम विभाग की माने तो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और लगातार बारिश का दौर जारी है, और आने वाले समय में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और आशुतोष के पास चलते हैं, खरगोन से जुड़ गए हैं। आशुतोष, खरगोन में कैसी स्थितियां हैं? बारिश लगातार हो रही है, अभी क्या हालात हैं? रीनू, मैं आपको बताना चाहूंगा, खरगोन जिले में भी रुक रुक के बारिश हो रही है। अब तक की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में
24 घंटे में करीब 22 मिलीमीटर बारिश हुई है और अब तक जिले में रिकॉर्ड तोड़ 626 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो पिछले वर्ष 379 मिलीमीटर ही बारिश थी। तो मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी करने के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी धर्मराज मीना ने सभी पुलिस अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष रूप से जो खरगोन जिला है ये आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पर जो रपटे हैं, पुल पुलिया हैं, उस पर सतर्कता जरूर रखी जाना चाहिए। तो इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सतर्कता जारी की गई। विशेष रूप से पुलिस कर्मियों को बोला गया है कि वो जो रपटे हैं कोई जान जोखिम में डालकर ना निकले। जहां तक बात की जाए तो अभी नर्मदा में भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा की सहायक नदी जो विशेष रूप से खरगोन की जीवनदायिनी कहा जाती कुंदा नदी, इस कुंदा नदी का भी जल स्तर बढ़ा है और जो देवला देवड़ा बांध है उसका भी जो पानी वाटर लेवल बढ़ा है, जो यहां खरगोन के लिए अच्छी खबर है। साथ ही जो झिरनिया बीकनगांव बेल्ट की अपरवेदा जो नदी है उसमें रात में 8 बजे से 2 बजे तक 317 मीटर के आसपास पानी हो जाने से पानी छोड़ा गया था जो खतरे के निशान थे। हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं, मतलब कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों को ये अपील की जा रही है प्रशासन के द्वारा विशेष रूप से कि जो नदी के किनारे है मुनादी कराई जा रही है कि वो जब बारिश हो तो वो घरों से ना निकले और घर में ही रहे। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से लगातार बारिश के आसार सभी इलाकों में बने हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, तो मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बारिश की वजह से प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। एमपी में बारिश जोरदार, रहो खबरदार। शहर शहर मूसलाधार, इंदौर में घंटों रहा जाम। नदियों में उफान, जीवन बेहाल। सड़कें जलमग्न, डैम लबालब। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर मेहरबान हुआ है, लेकिन ये मेहरबानी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें इंदौर की हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर के ये हालात बन गए। सड़कें समंदर बन गई और पार्किंग लॉट तालाब बन गया। जहां देखो वहां पानी। हालात ये हो गए कि विजयनगर थाना कम, तालाब ज्यादा दिखने लगा। पुलिसकर्मी थाने में रिकॉर्ड को सेव करते नजर आए। वहीं सड़कों पर गाड़ियों की जो कतार लगनी शुरू हुई वो देर रात तक ऐसी ही बनी रही। घंटों जाम में फंसे लोग परेशान होते रहे। गाड़ियों की रफ्तार पर बारिश ने घंटों ब्रेक लगा दिया। बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि रात 9 बजे यशवंत सागर डैम के गेट को खोला गया। उधर मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश का अनुमान है। भदभदा, केरवा डैम के गेट रात में खोल दिए गए। वहीं इस सीजन में ये तीसरा मौका है जब भदभदा डैम के गेट खोलने की नौबत आई है। राजधानी भोपाल में कल हुई तेज बारिश के बाद बड़ा तालाब लबालब हो गया, जिसके चलते भदभदा के गेट एक बार फिर से खोलने पड़े हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में तो 2 गेट जो है यहाँ पर खोले गए हैं। 7 गोताखोर यहाँ पर तैनात है, जगह जगह पॉइंटों पर खड़े हैं, जो कि पब्लिक कोई लापरवाही न करे जिससे कि कोई दुर्घटना घटित हो, और बस इसलिए गोताखोरों को यहाँ पे लगाया है। बाकी जो है पानी का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिस वजह से रात भर से ये 2 गेट खोले गए हैं भदभदे के, और अब आशंका ऐसे लग रहा है कि कलिया सोत के भी गेट खोले जाएंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। जसवंत सागर डैम ज्यादा पानी आने के बाद डैम के गेट को खोल दिया गया। इसके बाद शिप्रा नदी में मानो उफान आ गया। नदी के किनारे के घाट डूब गए, वहीं घाट पर बने मंदिर भी डूब गए। उधर शहडोल में 24 घंटे की बारिश का अलर्ट है। यहाँ भी पिछले 10 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मुरना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। ये नदी खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रही है। नदी में आए उफान की वजह से उमरिया, कटनी, जबलपुर सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं शहडोल रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरियां पानी में डूब गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया।
भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का शहडोल के कोटमा गांव में कार्यक्रम था, जिसे फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। शाजापुर जिले में सुबह से बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते काली सिंध, लखुंदर और चीलर नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शाजापुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जताया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय बारिश चल रही है। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर इस तरीके के जल जमाव के हालात है। सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। सुबह जिन लोगों को स्कूल जाना था वो इस तरीके से छाते और रेनकोट के सहारे स्कूल पहुँच रहे। जिन लोगों को दफ्तर पहुँचना उनके लिए भी ये बारिश थोड़ी सी परेशानी भरी है। बारिश के चलते जिले के जो तमाम नदी नाले हैं उनके जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। बुरहानपुर के हालात भी बारिश ने बिगाड़ दिए। यहाँ लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के हर हिस्से में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अभी यहाँ मंडी लगी थी तो यहाँ सब्जियाँ रखी थी, उसके चारों में सारा पानी आ गया था लोड ना बनने के कारण। बस यहाँ पे बारिश के हालात ऐसे है कि जब पानी आता है तो नालियाँ पूरी चौकअप हो जाती है, जिससे पूरे सड़कों पे पानी आ जाता है। यहाँ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है और ना ही काम करवा रहा है। वहीं के हरदा ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। माचक नदी के उफान पर होने से स्टेट हाईवे हरदा खंडवा मार्ग बंद हो गया है। मादला गांव के पास पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उधर आगरमालवा जिले में भी बारिश का दौर जारी है। जिले के नलखेड़ा में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उफान पर आए बरसाती नाले से प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर का मुख्य मार्ग बंद हो गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में किसी राहत की उम्मीद नहीं है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन है। अमित शाह आज एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता विभाग की अहम बैठक में भी शामिल होंगे अमित शाह। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ के दौरे का तीसरा दिन है और आज कुछ प्रमुख बैठकें वे लेने वाले हैं। आज शाह एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, साथ ही सहकारिता विभाग की अहम बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता तनु वर्मा रायपुर से जुड़े हैं। तनु, आज अमित शाह का तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ के दौरे पर, और क्या कुछ खास बैठकें, क्या कार्यक्रम आज विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज तीसरा दिन है और आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले करीब 10:30 बजे एनसीबी कार्यालय का जो है उद्घाटन किया जाएगा और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो एनसीबी की जो एनुअल रिपोर्ट है और उसके साथ ही नशा मुक्त भारत पर वो जो है सारांश जारी करेंगे। और इस पूरे बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग में शामिल होने वाली केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करना जो है वो रहेगा। और इसके बाद करीब 1:30 बजे सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री लेंगे और इस दौरान इन सभी कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल रहेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि साय सरकार जल्द ही नई सहकारिता नीति जो है वो लागू कर सकती है, जिससे ग्रामीण एरिया में सहकारिता को फिर से एक बार मजबूत किया जा सके। तो ऐसे में माना जा सकता है कि सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक के बाद कुछ अहम फैसले आज सरकार के द्वारा जो है वो लिए जा सकते हैं। और इसके बाद करीब 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने वाले हैं और इस कार्यक्रम के बाद एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और इसके बाद राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर स्मार्ट सिटी के कार्यक्रमों का जो लोकार्पण है वो केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम हैं जिस पर आज केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो शामिल होंगे। संगठन की भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें आज जो है वो हो सकती है और इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री करीब 3:45 पर राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए जो है वो रवाना होंगे। और लगातार आज केंद्रीय गृह मंत्री जो है 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और आज इनका तीसरा दिन है और लगातार जब वो दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे तो बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद आज भी कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से कई कार्यक्रम हैं जहां पर एनसीबी की सहकारिता विभाग की आज शुभारंभ भी करने वाले हैं और इस तरीके से आज कुछ प्रमुख बैठकें भी केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही। रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने समीक्षा की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद का सफाया करेंगे। तो मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया होगा, शाह ने कहा। और जैसा कि आपको मालूम है कि नक्सलवाद के खिलाफ एक बेहतर रणनीति बनाने के लिए कुछ प्रमुख बैठकें भी उन्होंने की है। तो वहीं जब उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ प्रहार की बात कही, कुछ प्रमुख जो बिंदु है वो आपको बता रहे हैं। नक्सली हमलों में 53% की गिरावट देखी जा रही है। तो वहीं 14 बड़े नक्सली उग्रवादी मारे गए हैं और इसी दौरान कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त होगा। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार में विकास तेजी से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की सरकार में 189 नक्सली ढेर किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 540 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। सुकमा के 6 गांवों में 4 दशक बाद वोटिंग हुई और नक्सल पताल में भी छिप जाएं तो उन्हें मारा जाएगा। ये प्रमुख कुछ बातें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कही हैं। मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। कई अचीवमेंट हुए हैं। 2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें 4 दशक में पहली बार मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है। तो 53% घटनाओं की कमी आई। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम 1 अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 540 ने आत्मसमर्पण किया है और हिरमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। खबर भोपाल से, जहां शिवराज के गढ़ पर कांग्रेस की नजर। आज बुधनी के शाहगंज पहुंचेंगे जीतू पटवारी। बुधनी उपचुनाव में ताकत झोंकेंगे कांग्रेस नेता। अमरवाड़ा में हारने के बाद बुधनी पर फोकस होगा। कई विधायक और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए बुधनी जीतने पर जोर दिया जा रहा है। आप ये देखें कि बुधनी सीट जो खाली हुई है, दरअसल ये बीजेपी का गढ़ है और यहां पर लगातार शिवराज सिंह चौहान जीत हासिल करते आए थे।
लेकिन इस बार अब वे केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं और इसके बाद से ये सीट खाली हो गई है। बुदनी विधानसभा सीट खाली होने के बाद यहां पर उपचुनाव है और अब जीतू पटवारी यानी कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि यहां पर जीत हासिल की जा सके और बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई जा सके। इसके चलते लगातार जो पूर्व मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आगे बढ़ेंगे जहां मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर का भी भुगतान होगा। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।